नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज हम हिंदी में आपका टॉपिक देखेंगे संज्ञा, जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर देखते हैं संज्ञा कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात आती है आखिर में संज्ञा कहते किसे हैं। तो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो लिख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अगर उनके नाम की चर्चा की जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। या फिर हम सरल भाषा में और समझें कि जिसका भी नाम है सभी क्या है? सभी संज्ञा है। जो भी वस्तुएं हम अपने आसपास देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है। अब बात आती है संज्ञा के प्रकार की। तो संज्ञा के प्रकार, जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो आपकी कितने प्रकार की होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सिर्फ इतना ही बताना है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है आपकी, वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। यानी जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा है उसे 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ संज्ञाएं, यौगिक संज्ञाएं और योग रूढ़ संज्ञाएं। इनके बारे में डिटेल में जो हम है चर्चा करेंगे। शब्द रूप जब आपका टॉपिक आएगा उस समय हम इस टॉपिक के बारे में या इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि रूढ़ संज्ञाएं क्या होती है, यौगिक संज्ञाएं क्या होती हैं और योग रूढ़ संज्ञा क्या होती है। यानी ये शब्द हैं आपके। एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहां थोड़ा समझते हैं। रूढ़ संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। यौगिक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञाएं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो, यौगिक संज्ञा कहलाती हैं। इसी प्रकार नंबर 3 योग रूढ़ संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा जो 2 शब्दों से मिलकर तो बनी होती है लेकिन कोई तीसरा अर्थ दे देती है। तो इस तरीके से जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, यानी अर्थ के आधार पर जो संज्ञा है वो आपकी कितने प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर समझ गए आपकी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के आधार पर आपकी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर? 5 प्रकार की। नंबर 1 हेडिंग करके आप लिख सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द या वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, इनके नाम का बोध हो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं
किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक ही का बोध हो, एक ही शब्द का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का, अगर उनके नाम दिए जाएं, नाम का बोध हो, या एक ही वस्तु हो, अर्थात एक ही वस्तु हो, यानी एक ही वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जहां एक ही व्यक्ति के, एक ही वस्तु के, एक ही स्थान के, उनके अगर नाम का बोध हो रहा है तो वहां संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो वहां आपकी संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जैसे राम, सोनल, आगरा, गंगा, रामायण आदि। ठीक है, जैसे राम, सोनल, आगरा, गंगा, रामायण आदि, यानी एक ही वस्तु के, एक ही व्यक्ति के, उनके नाम का बोध हो जाए। जैसे राम, राम एक लड़के का नाम है, एक ही लड़के का नाम। वैसे तो बहुत से लड़कों का नाम होता है, लेकिन राम नाम का एक ही लड़का है। ठीक है, सोनल किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा एक शहर का नाम है। ठीक है, आगरा क्या है? एक शहर का नाम है। इसी प्रकार गंगा एक नदी का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है। तो किसी वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के, उनके नाम का बोध हो, या फिर एक ही व्यक्ति के, एक ही वस्तु के, एक ही स्थान के, उनके नाम का बोध आ जाए तो वहां संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब यहां पर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जाति से पूरे वर्ग से होगा। जिस शब्द की पूरी जाति या वर्ग का बोध किया जाए, ऐसे लिख सकते हो, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिस शब्द से पूरी जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप लिख लीजिए यहां पर, जैसे लड़का, शहर, इसी के ही उदाहरण लिखा दे रहा हूं, नदी, पुस्तक, पहाड़ या पर्वत आदि। ठीक है, यानी लड़का, अब लड़कों की पूरी जाति का बोध किया जा रहा है। लड़के में रोहन, सोहन, मोहन, राकेश, विनोद, ये सभी आ जाएंगे। लेकिन अगर उनके नाम ले दिया जाए, जैसे मैंने कह दिया राकेश, तो राकेश शब्द में आपकी कौन सी हो जाएगी? वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
लेकिन अगर मैं लड़का कह दूं तो वहां संज्ञा होगी आपकी जातिवाचक, क्योंकि मैं पूरी लड़कों की पूरी जाति का बोध कर रहा हूं, पूरे उसके वर्ग का बोध कर रहा हूं, तो वहां पर क्या हो जाएगी जातिवाचक। इसी प्रकार शहर जो शब्द है, अब शहर में चाहे वो दिल्ली हो, आगरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, जितने भी शहर हैं सभी उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उसकी जाति है शहर। लेकिन अगर मैं कह दूं इलाहाबाद या मैं कह दूं कानपुर, तो मैं उन शहरों के नाम ले रहा हूं, एक ही है। तो इलाहाबाद या कानपुर आ जाए, कानपुर आ गया तो इसका मतलब क्या है, वहां पर वो आपकी वहां पर संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं शहर कहूं तो संज्ञा कौन सी होगी, तो आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार नदी, नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जितनी भी नदियां हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं यमुना तो वहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार पर्वत में भी कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब इधर लिख लीजिए थोड़ा। अब नंबर 3 आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक यानी उस शब्द से ही पता चल रहा है, इस शब्द से पता चल रहा है, यानी कोई वस्तु समूह में हो। जिस संज्ञा शब्द से, ऐसे लिखो, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु की जिस संज्ञा शब्द से, ऐसे लिखो, समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द या समूह से, शब्द से, संज्ञा शब्द से पूरे समूह का बोध हो या समुदाय का बोध हो, तो वहां आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे परिवार, ढेर, परिवार, ढेर, सेना, टी सेट, ताश आदि। ठीक है, जैसे परिवार, ढेर, सेना, टी शर्ट और ताश आदि। अब परिवार, क्या एक व्यक्ति को परिवार आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। जब तक उस परिवार में मां, बाप, बच्चे ये सभी ना हो तब तक उसे परिवार नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार ढेर, ढेर शब्द भी आपका कैसा है, इसमें भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार सेना, सेना शब्द भी एक व्यक्ति को सेना नहीं बोल सकते हो। टीम आ जाए, टीम में। इसी में टी सेट है, टी शर्ट नहीं है। चाय का जो सेट होता है वो समूहवाचक है। ठीक है, ताश भी कैसा है, समूहवाचक है। तो जिस शब्द, संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो, वहां आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस पदार्थ से कोई वस्तुएं बनाई जा सकें उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे लिख सकते हो, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनाई जा सके, ठीक, उसे क्या कहेंगे, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनाई जा सके उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जितने भी लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, वो भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। जैसे पानी, घी, लोहा, लोहे से क्या बन सकता है, फर्नीचर, लकड़ी। ठीक है, ये भी द्रव्यवाचक है।
और जितनी भी गैसीय पदार्थ है जैसे ऑक्सीजन आदि, ठीक है। तो जितनी भी गैसें हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी आपके ऐसे पदार्थ हैं जिससे कोई वस्तु बनाई जा सके, सोना है, चांदी है, वो सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में चले जाएंगे, ठीक है। यानी हम सीधी सी भाषा में कहें तो जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं वे सभी किस में जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे, ठीक है। लास्ट और नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक में होता है जिससे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में कौन कौन से आ जाएंगे आपकी, जैसे डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ईमानदारी, बुढ़ापा, लड़ाई, लालिमा आदि। अब देखो ईमानदारी, ईमानदारी कैसा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है, इसे हम देख नहीं सकते। कभी ये सुना है कि वो देखो ईमानदारी आ रही है, नहीं सुना ना, ठीक। इसी प्रकार बुढ़ापा शब्द भी कैसा है, ये भी आपका, बुढ़ापा बूढ़े व्यक्ति को देखा है लेकिन बुढ़ापा नहीं देखा, ये भी आपका कैसा है, भाववाचक है। लड़ाई, लड़ाई शब्द भी भाववाचक है, कैसे, लड़ते हुए व्यक्तियों को देखा है लेकिन लड़ाई नहीं देखी है, ऐसे नहीं कहा वो देखो लड़ाई खाना खा रही है, ऐसा कभी हुआ है, नहीं हुआ है। तो वे शब्द जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं टोटल कि संज्ञा कैसे कहते किसे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें आपका संज्ञा का पदान्वय जो बचा हुआ है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो में ही हम आपसे एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे आखिर में संज्ञा कहते किसे, कितने प्रकार की होती है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।